गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल में अपन पढ़ेंगे कि जो जल राशियाँ होती है वो मानव और वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। जल राशियाँ जैसे अपन बात करते हैं नदियाँ, महासागर, झीलें, खाड़ी वगैरह, ये जो होते हैं जो जल के स्रोत, जितने भी जो जल के स्रोत हैं वो अपन जल राशियों के अंदर पढ़ते हैं। जो जल राशियाँ हैं मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जल राशियों की जो मानव को किस प्रकार प्रभावित करती हैं और जल राशियाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, मानव की प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल से जुड़ी हुई होती है। यानी अब आपको यह ध्यान रखना, मानव के लिए जल एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है या मानव के लिए जल एक अति महत्वपूर्ण घटक है। जल के बिना मानव का कोई भी काम नहीं हो सकता। चाहे सुबह से लेकर शाम तक कई काम ऐसे होंगे जो जल से ही पूर्ण होते हैं या जल की मानव को सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पीने के लिए चाहिए जल, घर में जैसे घरेलू काम के लिए चाहिए, उद्योगों में जैसे चाहिए, जल विद्युत बनाने के लिए जल चाहिए, सिंचाई के लिए जल चाहिए। कई ऐसे स्रोत हैं जो जल की आपूर्ति के बिना नहीं हो सकते। इसलिए जल का मानव के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक क्रिया में उसका सहयोग है या वो मानव को प्रभावित करता है। फिर अपन बात करते हैं जीन ब्रुन्स ने क्या कहा था जल के बारे में। जीन ब्रुन्स के अनुसार जल एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। इसलिए जल को बचा के रखना मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये एक आर्थिक संपत्ति है। जल क्या है? जीन ब्रुन्स ने कहा जल एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। यह मानव के लिए स्वर्ण से भी ज्यादा बड़ी संपत्ति है, यानी सोने से भी ज्यादा। कोई कहता है ना कि सोना ज्यादा महंगा, सोने से महंगा है आपका जल। अगर जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये आपने स्लोगन पढ़ा होगा। यानी कि अगर जल नहीं है तो मानव क्या बच पाएगा, फिर सोने का क्या करोगे। इसलिए जल है जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मानव के लिए, घटक है। वो जीन ब्रुन्स ने कहा यह सोने से भी महंगा स्रोत है मानव के लिए, जीन ब्रुन्स के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं मानव का जल से अति निकट का संबंध है। अब अति निकट का संबंध यानी जो मानव है प्राचीन काल से ही या प्राचीन सभ्यता से ही मानव क्या जल का उपयोग करता आ रहा है और मानव का जल के साथ में जो संबंध है अति गहरा संबंध है। कैसे कि जैसे भी मानव कहीं पर मानव का आवास वगैरह हो तो वहां पर मानव क्या करेगा, अपना आवास उस स्थान पर बनाना पसंद करेगा जहां पर जल हो। तो लगभग विश्व की लगभग सभी जो अपन बात करते हैं सभ्यता वगैरह है वो लगभग नदी घाटियों के किनारे क्यों बसी है? क्योंकि मानव का जो जल से गहरा संबंध है, ताकि वो जल से अपने घरेलू कार्य की पूर्ति, अपने सिंचाई क्षेत्र की पूर्ति या वो अन्य जो कार्य है, उद्योग धंधे हैं, वहां पर जल की पूर्ति। तो इसलिए वो जल के साथ या जल के पास में ही अपना आवास बनाना पसंद करता है। इसलिए प्राचीन सभी सभ्यताएं हैं, जो नीलगढ़ी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, ये सभी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पे बसी हुई है। इस प्रकार से जैसे प्रत्येक मानव का अधिवास ग्राम या शहर की स्थापना जल के निकट हुई। अपन देखते ना प्राचीन समय में जो गांव या जो शहर बसे हुए हैं उनके बीच में जो नदी कैसे है। अब आप बोलोगे ये तालाब कहाँ से आ गए, नदी कैसे बन गई शहर के बीच में? ये नदी नहीं बनी, ये तालाब नहीं बना। पहले क्या हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई नदी थी, ये क्षेत्र, अब इसके चारों ओर आके लोग बसने शुरू हो गए। फिर थोड़े समय बाद में इस प्रकार बसने शुरू हो गए, फिर ये जनसंख्या बढ़ती गई इस प्रकार। तो ये नदी तो बीच में रह गई या तालाब बीच में रह गए या जो जल स्रोत है ये बीच में रह गए। तो इस प्रकार हम आश्चर्य करते हैं कि बीच में कैसे रह गए। ये बीच में नहीं, यहाँ पहले जल स्रोत था, उसके चारों ओर मानव आकर बसने लगे। वर्ष दर वर्ष यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बीच का बिंदु रह गया जल स्रोत। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थापना है जो शहर या नगर कस्बे की स्थापना लगभग जल स्रोत के पास में होती है, क्योंकि जल का उपयोग मानव घरेलू कार्यों में करता है। कि अब वहां पर जल के पास में क्यों रहता मानव? क्योंकि जल का उपयोग क्या क्या, वो घरेलू काम में जल का उपयोग काम में लेता है, वो सिंचाई के लिए जल का उपयोग काम में लेता है, वह जल विद्युत उत्पादन बनाने में,
भाप शक्ति बनाने में, जल यातायात यानी नहरों, छोटी मोटी नदियाँ, नहरों में वो नाव वगैरह चलाने, जलयान के लिए यातायात, निर्माण उद्योग, जितने भी जो उद्योग धंधे वहाँ पर जल की आवश्यकता, मनोरंजन के साधन जैसे आजकल कोई तालाब है, नदी नाले है जैसे, तो वहाँ पर जो बोट वगैरह लगाई जाती है, छोटी छोटी नावें लगाई जाती है खिलौनों के रूप में, तो वो मनोरंजन के लिए जल का उपयोग। इस प्रकार विशेष रूप से जल का उपयोग मानव के जीवन में है और मानव का जल के साथ गहरा जुड़ाव है और मानव को जो जल राशि हैं वो अधिक रूप से प्रभावित करती है। जैसे अपन आगे पढ़ते हैं कौन कौन सी जल राशियाँ हैं। जल राशियों का विशेष रूप से महत्व, या अपन कह सकते हैं जल राशियों को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे एक होती है धरातलीय जल राशियाँ, यानी जो पृथ्वी तल है इसके ऊपर, जो धरातल के ऊपर जो जल है इसको अपन धरातलीय जल कहते हैं। जैसे ये कहाँ मिलेगा आपको, नदी है, कोई नहर है, तालाब है या झील है, ये आपके जो स्रोत है, नदी है, नहर है, तालाब है, झील है, ये जो स्रोत है आपके धरातलीय जल के स्रोत हैं। अब ये मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जैसे तालाब हो गए, तालाब का जो पानी है सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए मानव करता है। जैसे नहर है, तो आजकल वर्तमान में नहरीकरण ज़्यादा हो गया, तो नहरों का उपयोग मानव कर रहा है सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। फिर अपन बात करते हैं नदियाँ, जो अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सदाबहानी नदियाँ हैं, उसके किनारे जो मानव के कई सारे उद्योग धंधे लगा दिए, कई सारे नगर बसा लिए, क्योंकि वो जल का उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो आधुनिक कारखाने हैं वो नदियों के किनारे इसलिए लगाते हैं ताकि जल की जो मात्रा है या जल की आपूर्ति होती रहे और वहाँ से विद्युत आपूर्ति, जल द्वारा विद्युत बनाई जाए और फिर वो उद्योग धंधों में विद्युत की आपूर्ति की जाए। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं धरातलीय जल का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, मानव को प्रभावित करता है। फिर भूमिगत जल किस प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कुओं, नलकूपों, अन्य स्रोत है जैसे गीजर है, पाताल तोड़ कुएं या उस्रुत कुएं। तो ये जो भूमिगत जल होता है ये भूमि के अंदर होता है। जैसे कुएं होते हैं तो कम गहराई में जो जल भूमि के अंदर पाया जाता है वो अपन कुओं के द्वारा निकालते हैं, और जो ज़्यादा गहराई में जो जल होता है उसको अपन मोटरयान या अपन शक्ति के स्रोतों से निकालते हैं मशीनों द्वारा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नलकूप कहते हैं। तो ये जो नलकूप है, कुएं है, जो मानव के सिंचाई के साधनों के लिए या पेयजल के लिए काम में लिया जाता है। लगभग कुएं और नलकूपों से भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, लगभग 62%, 60% से भी ऊपर। तो ये मानव के लिए उपयोग है। फिर अपन बात करते हैं अन्य स्रोत में, मैंने लिखा गीजर और एक लिखा उस्रुत कुएं। अब ये गीजर क्या होता है, गीजर एक यूएसए, आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक येलो स्टोन पार्क है। येलो स्टोन पार्क है, जैसे अपन बात की जाए, जैसे यहाँ पर कोई एक कुआं है, यहाँ पे कोई एक स्रोत है, ये भूमि है, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है। इसके अंदर एक यहाँ पर एक ऐसा छिद्र है जहाँ से जो गर्म पानी निकलता है फव्वारे के रूप में। किस प्रकार, फव्वारे के रूप में यहाँ से गर्म जल निकलता है, गर्म जल स्रोत है। ये इसको अपन कहते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन पार्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, येलो स्टोन पार्क कहते हैं, या इसको अपन ओल्ड फेथफुल पार्क कहते हैं। ओल्ड फेथफुल के हो चाहे येलो स्टोन पार्क के हो, कहाँ पर है, अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में। इसको अपन क्या बात कहते हैं, स्रोत के रूप में। यहाँ पर प्रत्येक सेकंड गर्म पानी आता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए गर्म पानी आता है 5-6 मिनट के लिए, फिर रुक जाता है, फिर पानी आता है, यानी ऑटोमेटिक पानी आता है भूमि जल से। जो भूमि का जल है ये यहाँ से जुड़ा हुआ है भूमिगत जल स्रोत से, तो यहाँ पर फव्वारे के रूप में पानी आता है। फिर अपन बात की जाए पाताल तोड़ कुएं या उस्रुत कुएं, यानी इस प्रकार के जो है कुएं है जो मुख्य रूप से आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। आर्टिजियन एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर आर्टिजियन एक क्षेत्र है, वहाँ पर उस्रुत कुएं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उस्रुत कुएं का मतलब एक बार अगर आपने कुआं खोद दिया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक पानी आता बिना पाइप की सहायता से, यानी भूमि का जो जल स्रोत है वो, भूमि का जो जल स्तर है वो अधिक उच्च है। अगर थोड़ी सी गहराई में अपन ने कहीं गड्ढा कर दिया या कुआं खोद दिया तो वहाँ पर जो जल है वो पानी भूमि के ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो ऑस्ट्रेलिया में है स्रोत है, भूमिगत जल के स्रोत है, और गीजर है आपके यूएसए अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना, आपको कभी पूछ सकते हैं, जो मानव को प्रभावित करते हैं। फिर अपन बात करते हैं सामुद्रिक जल।
अब जो समुद्र का जल है जो मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है, जैसे अपन समुद्रिक जल का महासागरों में मिलेगा, सागरों में मिलेगा, और जो खाड़ियाँ वगैरह होती है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जैसे अरब सागर की खाड़, अपन कह सकते हैं जितनी भी बंगाल की खाड़ी, जितनी भी खाड़ी स्रोत हैं वहाँ पर आपको इस प्रकार से महासागरों में आपको सामुद्रिक जल मिलेगा। अब समुद्र से मानव को क्या लाभ है, जैसे अपन बात करते हैं समुद्र का मानव पर क्या प्रभाव है, जैसे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है आपका जल मंडल है, यानी जल फैला हुआ है, और 29% पर स्थल भाग है। तो जो 71% भाग है, ये सबसे ज्यादा जो स्रोत है वो महासागरों में जल है। कहाँ पर है, महासागरों की जल राशियों के रूप में। जो संपूर्ण जो महासागर होते हैं ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी बनाए हुए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि समुद्र या महासागर है जो मानव के लिए अति महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जैसे किस प्रकार, जैसे अपन पहली बात करें जलवायु और महासागर का मानव पर प्रभाव, यानी महासागर का मानव पर प्रभाव जलवायु के रूप से किस प्रकार, जहां जहां जिस क्षेत्र के जो महासागर हैं जिस देश के साथ लगते हैं, तो वहां की जो जलवायु वो सम प्रकार की जलवायु होगी, लगभग एक जैसा मौसम होगा, उनके तापमान, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बिल्कुल कम अंतर होगा। इस प्रकार की जलवायु को अपन क्या कहते हैं, सम जलवायु। वहां पर किसी प्रकार की जो अपन कह सकते हैं जो फसलें वगैरह बो सकते हैं, उगाई जा सकती है। तो एक तो ये हो गया जलवायु के साथ जो समुद्र और मानव का जो संबंध है। एक जो मानव को समुद्र से कई सारे जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे अपन मुख्य रूप से बात की जाए तो सबसे बड़ा स्रोत है मत्स्य पालन, यानी जो मछली है जो मानव को जो खाद्य के रूप में कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती है, आपको महासागरों में से। तो ये मानव के लिए खाद्य भोजन के रूप में अपन काम लेते हैं, महासागरों से मिलता है। मानव को महासागरों से कहीं ऐसी सामग्रियाँ मिलती हैं जो बहुमूल्य धातु होती हैं जिनका मानव उपयोग करता है। मानव को जैसे समुद्रों से नमक मिलता है, तो मानव नमक का उत्पादन खाने में करता है। पोटास है, मैग्नीशियम वगैरह है, ये इनका उपयोग कई बड़े बड़े उद्योग धंधों में, मानव को समुद्र से कई ऐसी सामग्री मिलती है जिसका उपयोग बड़े बड़े उद्योग धंधों में मानव करता है। फिर अपन बात की जाए मानव का प्रभाव समुद्र से, मानव के लिए जो यातायात के साधन है, तो समुद्र में जो आंतरिक जल मार्ग होते हैं वो मानव के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। बाहर से कहीं से विदेशों से अगर समुद्री मार्ग से अगर माल का आयात निर्यात किया जाए तो सबसे सुगम और सरल तरीका होगा, सस्ता तरीका होगा। तो ये अपन के परिवहन के साधनों में महासागर सहयोग करते हैं मानव के लिए। फिर अपन बात की जाए मानव के लिए जो अपन कह सकते हैं पेट्रोलियम खनिज वगैरह है, जो आणविक स्रोत है, ये भी समुद्रों से निकाले जाते हैं। जैसे अपन बात करें मुंबई तट की, तो वहाँ पर बॉम्बे हाई तट पे जो समुद्र के अंदर से पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, डीजल वगैरह, तो ये इसके रूप में अपन कह सकते हैं गैस वगैरह, इसके रूप में महत्वपूर्ण है महासागर। फिर अपन बात की जाए महासागरों के कारण जो बड़े बड़े अपन कह सकते हैं, जैसे जो महासागरों का जो जल है जो वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण होकर फिर अलग अलग क्षेत्रों में आपके बारिश करने में, वर्षा करने में सहायक है महासागर। फिर अपन बात की जाए अगर, तो महासागर मनोरंजन के साधनों का भी एक केंद्र है। और महासागर की अपन बात की जाए तो जैसे महासागर उद्योगों के लिए, जैसे जो सीमेंट उद्योग कारखाना है उसमें जो सीप है, मूंगा है, जो गेंगा मछली होती है, उनको उनके जो स्रोतों से अपन क्या करते हैं, सीमेंट बनाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। फिर महासागर मानव के लिए एक विनाशकारी भी होते हैं। किस प्रकार से, जो महासागरों में जब सुनामी आती है, जब महासागरों में तूफान आता है, जब महासागरों में चक्रवात आता है, तो जो तटीय इलाके हैं, जो महासागरीय क्षेत्र से लगते हुए जो क्षेत्र है, वहाँ पर जन धन हानि भारी नुकसान होता है। जैसे अपन भारत में बात करें, जैसे निसर्ग तूफान आ गया, अम्फान तूफान आ गया, कैटरीना तूफान आ गया, जैसे अपन अलग अलग चक्रवातों के नाम अलग अलग महासागरों में पड़ते हैं, हरिकेन है, टाइफून है, चक्रवात है अपन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये चक्रवात है ये विनाशकारी भी होते हैं, जरूरी नहीं लाभकारी भी होते हैं, लेकिन लाभकारी के साथ साथ ये विनाशकारी भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जल राशियां हैं, महासागरीय जल राशियां या भूमिगत जल है, धरातलीय जल है, ये मानव को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थैंक यू।